तो हमको ये लगता है कि काश हम भी राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा कृष्ण दमानी जितना पैसा कमा सकें। और हम ये सपने तो देखते हैं कि, लेकिन फिर कई लोग आके ये बोलते हैं ज्यादा उड़ो मत, ये मार्केट आपके और मेरे जैसे छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, जहां सिर्फ बड़ी मछली पैसा कमाती है। ऑपरेटर्स हो, सुपर इन्वेस्टर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, FIIs हो, DIIs हो, ये लोग पैसा कमाते हैं और छोटा निवेशक आकर सिर्फ पैसा गवाता है। सो बेटर है कि इस मार्केट से दूर ही रहो। तो आज मैं ये सोच हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एज ए स्मॉल इन्वेस्टर आप इन सुपर इन्वेस्टर से, म्यूचुअल फंड से, FIIs से और DIIs से सबसे ज्यादा पावरफुल हो और कोई ऑपरेटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज हम जानेंगे कि कैसे आपके और मेरे जैसे छोटे निवेशक सबसे ज्यादा पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विथ मार्केट माइलस्टोन। क्या आपको पता है, बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, हमको हमेशा ही ये बताया जाता है कि कैसे बड़े प्लेयर्स ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा डेटा है उनके पास, ज्यादा नेटवर्क है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और बड़ी कंपनीज हमेशा कैसे छोटी कंपनियों को मारते जाती हैं। लेकिन मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बहुत सारे एडवांटेजेस ना छोटी कंपनियों के पास भी होते हैं, जिनकी मदद से वो बड़ी से बड़ी कंपनी को भी डिफीट कर देती है। चलिए मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। ये एक बिजनेस एग्जांपल है लेकिन इन्वेस्टिंग में भी पूरा वैलिड है। उसके बाद हम ये एग्जैक्ट डिस्कस करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अक्सर ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स की उनके पास एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है, उनको बहुत अनुभव है, तो उनको रिटेल इन्वेस्टर डिफीट नहीं कर सकता। अब पहले हम ना म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि आप आसानी से कैसे कोई भी म्यूचुअल फंड को डिफीट कर सकते हैं। तो पहली बात, हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो एक अच्छी टीम बैठा सकते हैं। अच्छी स्टॉक रिसर्च की टीम उनके पास होती है, अनुभवी और काफी ज्ञानी लोग, बिल्कुल ये एडवांटेजेस उनके पास है। सेकंड, वो मैनेजमेंट से भी मिल सकते हैं, कंपनियों से मिल सकते हैं। आप और मैं कुछ शेयर खरीदने वाले लोग अगर मैनेजमेंट को फोन करेंगे, ओनर्स को या फिर प्रमोटर्स को, कि हमको आपसे बात करनी है, जरा हमें कंपनीज के प्लान के बारे में जानना है, तो उनकी सेक्रेटरी हमको कभी फोन पर आने भी नहीं देंगे। लेकिन इन लोगों से बड़ी खुशी खुशी से मिलते हैं क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं। तो मैनेजमेंट का एक्सेस ये उनके लिए एक एडवांटेज है। बेस्ट सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, हेजिंग हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, सब चीज को परफेक्टली बैलेंस करने के लिए सॉफ्टवेयर बिल्कुल म्यूचुअल फंड के पास बेटर होता है। हम और आप वो सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हो गया, ये तो थे उनके एडवांटेजेस। लग रहा है कि ये बड़े एडवांटेजेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं इनके डिसएडवांटेजेस और फिर आप समझेंगे कि एडवांटेजेस से बहुत ज्यादा इनके डिसएडवांटेजेस हैं और हम एज ए स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इनसे बहुत बेहतर है। पहली चीज, जॉब सिक्योरिटी। जरा म्यूचुअल फंड मैनेजर बन के सोचिए कि उस पर कितना प्रेशर है। जरा सोचिए, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा है, कई सारे पॉलिटिशियंस का, सेलिब्रिटीज का पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा है। लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए उस फंड मैनेजर को दिए हैं मैनेज करने के लिए। अब उस फंड मैनेजर पे क्या प्रेशर है, अगर मैंने गलत स्टॉक पिक कर लिया, अगर मेरे फंड पे अच्छा रिटर्न नहीं आ पाया, अगर नेगेटिव रिटर्न आ गया, तो मेरी जॉब तो जाएगी ही जाएगी। ये इतने सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उस बॉलीवुड सेलिब्रिटी का इतना पैसा, उस पॉलिटिशियन का इतना पैसा, ये सब कुछ। और ये लोग उस फंड मैनेजर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में भी रहते हैं कि ये शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा, वो क्यों गिर रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब ऐसा मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो मैं एज अ फंड मैनेजर क्या करूं। एज अ फंड मैनेजर मैं बहुत ही सेफ स्टॉक में जाऊंगा, बहुत सेफ स्टॉक खरीदूंगा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि मुझे एक चीज, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, अगर सब इन्फोसिस खरीद रहे हैं ना तो मैं भी इन्फोसिस खरीद लेता हूं। अगर इन्फोसिस बुरा किया तो मेरे पास बोलने को तो होगा कि मैंने तो इन्फोसिस लिया था, अब उसमें कुछ हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने रिस्क ले लिया और कोई ऐसा वैसा स्टॉक ले लिया जिसकी मुझे उम्मीद है कि चलेगा, अगर वो नहीं चला तो ये लोग सारे लोग मेरे से डंडा लेके पीछे आ जाएंगे कि देख, सब लोग इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे थे, तुम्हें भी इन्फोसिस में ही करना था, ये कंपनी में क्यों किया जो अननोन सी है, तुमने हमारा पैसा डुबो दिया, अब तुम्हारी नौकरी तो गई, तो मैं रिस्क क्यों लूं। मुझे हीरो बन के क्या मिलना है, मुझे तो मेरी फिक्स्ड सैलरी मिलनी है, मैं हीरो बनने की कोशिश क्यों करूं। मैं तो जो स्टॉक सब खरीद रहे हैं वही खरीद कर सेफ रहता हूं। तो इस कारण से म्यूचुअल फंड मैनेजर हमेशा सेफ चलता है और आउट परफॉर्म करने की कोशिश भी नहीं करता। सेकंड चीज, एंट्री और एग्जिट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती है। फंड मैनेजर पे एक बाउंडेशन है कि जितना पैसा आ रहा है उस म्यूचुअल फंड में, अगर मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड में हर महीने 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो उसका 75% तो मिनिमम उसे शेयर्स में लगाना ही पड़ेगा। चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। अगर उसको लग भी रहा है कि मार्केट महंगा है, वो इन्वेस्ट ना करे, पैसे को कैश में ही रखा रहे। अगर उस फंड में 1 करोड़ रुपए पैसे आ रहे हैं तो 75 लाख रुपए उसे शेयर्स में लगाना ही पड़ेगा। फिर चाहे शेयर मार्केट उसे महंगा लगे या फिर सस्ता, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। और जब आपने रिडीम करना चाहा, जब रिडम्पशन आ गया, चाहे मार्केट कितना भी गिरा हो, अगर 5 करोड़ का रिडम्पशन आ गया तो उसे डेफिनेटली शेयर वो बेचने पड़ेंगे गिरे हुए दामों पर, सस्ते दामों पर, और पैसा निकाल के लोगों को देना ही पड़ेगा। यानी एंट्री
मतलब शेयर्स में कब घुसना है, उसे तब घुसना पड़ेगा जब लोग इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी में या फिर लमसम में जैसे भी करते हैं। तो एंट्री उसके हाथ में नहीं है, एग्जिट भी उसके हाथ में नहीं। जबकि जब आप एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जिट और एंट्री दोनों आपके हाथ में होती है कि कौन से स्टॉक से आपको कब निकलना है, कब उसमें पैसा डालना है। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेटरी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं और लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। एक शेयर में इतने % से ज्यादा नहीं। अगर मिड कैप फंड है तो इन्हीं 150 कंपनीज में से किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अगर लार्ज कैप फंड है तो इन्हीं 100 में से कुछ फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर मल्टी कैप है 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जब आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं होती है और ये आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज आती है कि इन लोगों को ना सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को नहीं, एफआईआईस को, डीआईआईस को, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर को मैनेजमेंट से सीधा एक्सेस होता है। ये लोग मैनेजमेंट से रोज बातचीत करते हैं, कंपनी में क्या हो रहा है इनको पता होता है। लेकिन इसका ना बहुत बड़ा डाउन साइड है। जब आप मैनेजमेंट से रेगुलरली बात कर रहे हो तो बड़े बड़े लोग, 5,000 करोड़ का आदमी, 50,000 करोड़ का आदमी जो इतना अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाया है, ये लोग ना बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं। तो आप जब इनसे बात करो ना, आप सोच रहे हो कि आप उनसे चीजें उगलवा रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो आपसे मिला ही इसलिए है कि वो आपको कन्विंस कर देगा आपका पैसा खुद की कंपनी में लगवाने के लिए। क्योंकि जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बना सकता है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट करवा सकता है, क्या उसके पास इतनी भी सेल्स स्किल नहीं होगी कि वो आपको कन्विंस कर ले कि मेरी ही कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है और प्लीज मेरी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना। इनफैक्ट लोग जाते हैं यह सोच के कि हम इस कंपनी की सच्चाई पता करेंगे कि हमारे पास मैनेजमेंट का एक्सेस है। उल्टा मैनेजमेंट उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करा लेती है। तो आपसे मैनेजमेंट बात नहीं करता ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कभी बात करने के लिए रेडी भी हो तो भी मत करिएगा, वो सिर्फ आपको अपनी कंपनी बेचने वाले हैं। अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला या फिर राधा कृष्ण दमानी की, जैसे सुपर इन्वेस्टर की। इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अपनी इमेज और अपनी रेस्पेक्ट के लिए, जो इतने सालों में नाम कमाया है उसको बचा के रखने के लिए। सोचिए कोई कंपनी इन्होंने अगर खरीदी और वो कंपनी अगर डूब गई, उसमें कुछ फ्रॉड हो गया, तो मीडिया में न्यूज क्या आएगी आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला ने जिस कंपनी में निवेश किया था वो फ्रॉड निकली। तो ये प्रेशर उन पे बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी में कुछ भी हो जाए, कोई मीडिया छापने नहीं वाला कि आपने इस कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया था और वो डूब गई। तो इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि ड्यू डिलिजेंस जरूरत से ज्यादा करना है और कुछ गड़बड़ ना हो, मेरा नाम गलती से ना आ जाए, जिसके कारण इन्हें भी कई बार सेफ प्ले करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे ही रूल्स ये हैं कि 1% से ज्यादा जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, यानी टोटल शेयर्स का 1% अगर मेरे पास आ जाता है तो न्यूज मार्केट में डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो सुपर इन्वेस्टर हैं किसी कंपनी में 2% या 5% खरीदना चाहते हैं, जैसे ही 1% खरीदते हैं डिस्क्लोजर आ जाता है और उस शेयर में अपर सर्किट लगते रहता है और शेयर ऊपर भाग जाता है और चाहकर भी ये जितना खरीदना चाहते हैं उतना खरीद नहीं पाते हैं। अब आप सोचिए, आप किसी भी कंपनी के कितने भी शेयर खरीद लीजिए, ना तो सर्किट लगने वाला है ना तो मार्केट में न्यूज आने वाली है। तो आप जितने शेयर चाहें उतना अपने मनपसंद दाम पर सस्ते में खरीद सकते हैं। लेकिन ये लोग जब कोई शेयर खरीदने जाते हैं और अगर किसी को भनक भी लग जाए, मान लीजिए 1% से पहले ही किसी को भनक लग गई, तो पूरे मार्केट में वो आग की तरह फैल जाएगी और ये शेयर का दाम बढ़ जाएगा और वो लोग जितना शेयर खरीदना चाहते हैं उतना खरीद ही नहीं पाएंगे। तो उनके साथ भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। एफआईआईस, डीआईआईस, अब ये बहुत तरह तरह की एंटिटीज होती हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, किसी का कुछ और। लेकिन जरा ऐसा सोचिए, इनके मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट होते हैं कि इस क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आया। बहुत सारी कंपनीज पे इन पे रूल्स लगते हैं, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। और आप सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो, कि चाहे आपने कितने भी अच्छे शेयर्स लिए हैं, वो हर 3 महीने में अच्छे रिटर्न देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे पोर्टफोलियो ने भी एक 1.5 साल नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, तो सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर मुझ पे ये प्रेशर हो कि हर क्वार्टर की मुझे प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है अपने इन्वेस्टमेंट पर, नहीं तो जितने भी मेरे इन्वेस्टर हैं सब मुझे गालियां देंगे, तो मेरे पे कितना प्रेशर होगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। और इतने पैनिक में क्या मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊंगा? तो आपके पास ये जो फ्रीडम है ना कि आप 3 महीने में कितना कमा रहे हैं, 6 महीने में कितना कमा रहे हैं, साल भर में कितना कमा रहे हैं, इसके जिम्मेदार और जवाबदेह आप सिर्फ खुद को हैं, आपको किसी को जवाब नहीं देना। तो ये जो रिलैक्सेशन होता है अपने दिमाग पे, ये प्राइसलेस है और इसके कारण आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। अब बात करते हैं ये कोई मिस्टीरियस एंटिटी की, ऑपरेटर्स की। ये शेयर को ना ऑपरेटर गिरा रहा है, ये शेयर को ऑपरेटर बढ़ा रहा है। उस शेयर से बच के रहना, उसमें ऑपरेटर काम करता है। पता नहीं ये कौन है ऑपरेटर, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। अगर आपने ऐसा शेयर लिया है जिसका हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर मार्केट शेयर बढ़ रहा है, या फिर सेल्स बढ़ रही है, डेट कम हो रहा है, शेयर्स प्लेस्ड नहीं है, यानी कि बेसिकली जिसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, अगर आपने ऐसा शेयर ढूंढ लिया है तो किसी ऑपरेटर में दम नहीं है कि ज्यादा समय तक वो उस शेयर को भागने से रोक ले। हाँ, हो सकता है कि 6 महीने ना भागने दे, 3 महीने ना भागने दे, लेकिन मान लीजिए कि 2 साल में उस कंपनी का मुनाफा डबल हो गया और उस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो किसी भी ऑपरेटर में इतना दम नहीं है कि उस शेयर को वो 8 महीने या 9 महीने
के बाद भागने से रोक दे। अगर कोई कंपनी 5 साल लगातार बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, सेल्स बढ़ती जा रही है, मार्केट में रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, तो किसी भी ऑपरेटर में ये दम नहीं है कि वो उस कंपनी के शेयर को लंबे समय तक गिराते रहे। 6 महीने 7 महीने तो अलग बात है, लेकिन इन द लॉन्ग रन कोई ऑपरेटर मार्केट का, कंपनी का या फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपने अच्छी कंपनियों का अपने अराउंड सुरक्षा कवच बना लिया है तो ऑपरेटर्स को भूल जाइए, वो छटपटाते रहेंगे, लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजों से सोचने से बेटर है कि आप ये सोचिए कि आपके कंट्रोल में क्या है और उन चीजों को जो आपके कंट्रोल में है उनको अच्छे से करिए। तो सोचिए जरा, कोई आपको फोन करके अपनी कंपनी बेच नहीं रहा है, आपको मिसगाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरी ही कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप पे ये कोई रेगुलेशन नहीं है कि आप शेयर में इतना ही पैसा लगा सकते हो और इतने समय में आपको बेचना ही पड़ेगा, कोई आपसे मंथली रिपोर्ट नहीं मांग रहा, कोई आपके पैसों के पीछे नहीं पड़ा, कितना रिलैक्स एटमॉस्फेयर आपके पास है और आप सबसे अच्छी पोजीशन में हैं सही डिसीजंस लेने के लिए। तो आप खुद को इनसे कमजोर मत समझिए। इनफैक्ट मार्केट में अगर कोई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है वो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप वहां मेरे बेस्ट पिक शेयर खोज सकते हैं और अपने लिए इवेल्युएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।